वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आइस 37 का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें 5 डिफरेंट सिनेरियोज़ को हम कवर कर रहे होंगे। पांचों सिनेरियोज़ इंडिपेंडेंट हैं और ये टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि यू हैव बीन आस्क्ड टू एडवाइज ऑन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस राइजिंग इन द बुक्स ऑफ वेरियस कंपनीज, यानी हर कंपनी डिफरेंट है। ईयर एंड इन ईच केस कैन बी टेकन एज 31 दिसंबर 2015। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसकी बेस पर हम डेट्स को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। एंड यू शुड एज्यूम दैट द अमाउंट्स इन्वॉल्व आर मटीरियल। तो जहाँ पे भी अगर कोई ऐसा इशू आता है कि मटीरियल अगर अमाउंट हो तो डिस्क्लोजर देना है, तो वी वुड बी गिविंग डिस्क्लोजर, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे होंगे कि जो अमाउंट्स हैं वो मटीरियल हैं। इसके बाद हमें 5 सिनेरियोज दिए हुए हैं जिसमें से 3 सिनेरियोज अभी आपको नज़र आ रहे हैं और 2 सिनेरियोज उसके बाद हैं। और रिक्वायरमेंट है कि फॉर ईच ऑफ द अबव सिचुएशन आउटलाइन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यू वुड रेकमेंड and give the reasoning of principles involved. The accounting treatment should refer to entries in the books and or the year end financial statement as appropriate. तो यानी हम या तो ये बता रहे होंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कि हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, या हम ये बता रहे होंगे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर क्या लाइबिलिटी या एसेट रिकग्नाइज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये हम सिनेरियोज वन बाय वन हर सिनेरियो को सेपरेटली अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सिनेरियो हमारे पास है कि एट द ईयर एंड देयर वाज अ डेबिट बैलेंस इन द बुक्स ऑफ कंपनी ऑफ ₹15,000 रिप्रेजेंटिंग एन एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी फॉर एन एक्सीडेंट क्लेम। यानी कोई एक्सीडेंट हुआ था, हमने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया था और वो रिसीवेबल हमने रिकॉर्ड किया हुआ है 15,000 का, कि हम समझते हैं कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से वो पैसे मिलेंगे। इन फेब 2016, यानी हमारे ईयर एंड के 2 महीने बाद, बिफोर द डायरेक्टर्स हैड एग्रीड द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द पब्लिश्ड अकाउंट, यानी अभी डेट ऑफ ऑथराइजेशन नहीं हुई, कॉरस्पॉन्डेंस विद लॉयर इंडिकेटेड दैट ₹18,600 माइट बी पेएबल ऑन सर्टन कंडीशन। यानी 15,000 तो हम जो सोच रहे थे वो अपनी जगह पर, और अब जो है कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी हमें मिल सकते हैं, 18,600 भी मिल सकते हैं। अब जो इसमें इशू आ जाता है वो ये आ जाता है कि इसे हमने कंटीजेंट एसेट के तौर पर क्या हम इसको एज रिसीवेबल और एज इनकम रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो आईएस 37 के मुताबिक हम कंटीजेंट इनकम रिकग्नाइज नहीं कर सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो पहला पॉइंट हम ये मेंशन कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि कंपनी का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस का मतलब ये है कि रीजनेबली ये सर्टन है कि हमें 15,000 तो मिल जाने हैं, इस वजह से हमने इसको एज अ रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हम क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर देंगे। और ये जो 15,000 है ये प्रोबेबली कंटिजेंसी नहीं है, और हम अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमें मिल जाएंगे तो ये ऑलरेडी रिसीवेबल के तौर पर रिकॉर्ड हैं, तो करेक्टली रिकॉर्डेड है। इशू आता है डिफरेंस का, जो अब हम एक्स्ट्रा पैसे लॉयर कह रहे हैं कि शायद मिल जाए, माइट बी पेबल, यानी प्रोबेबल है कि मिल सकते हैं। तो जो डिफरेंस है ये 3600 का, ये कंटीजेंट एसेट है, क्योंकि ये वर्चुअली सर्टन नहीं है। जो वर्डिंग है वो ये है कि माइट बी पेबल, के मिल भी सकते हैं। तो ये कंटीजेंट एसेट है और कंटीजेंट एसेट को डिस्क्लोज होना चाहिए, रिसीवेबल के तौर पर रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अ कंपनी हैज एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट विच कॉस्ट ₹400,000 इन 2012, हम 2015 के एंड पर अकाउंटिंग कर रहे हैं, एंड वाज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 10 years. At the beginning of 2015 financial year, the book value was ₹280,000. It is now thought that the company will soon cease to make the product for which the equipment was specifically purchased. तो जब हम प्रोडक्ट ही नहीं बना रहे होंगे तो इसका मतलब है कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो हमें सेल करना पड़ेगा, और ये भी चांस है कि उसकी जो इम्पेयरमेंट हो गई हो। तो इस रिकवरेबल अमाउंट इज़ ओनली ₹80,000 एट 31 दिसंबर 2015। तो इसमें आईएस 16 की हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है और आईएस 36 की जो रिक्वायरमेंट है उनको हम इंप्लीमेंट करेंगे। आईएस 16 रिक्वायर्स दैट द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट शुड बी रिव्यूड periodically in order to assess whether the recoverable amount has fallen below the carrying amount. तो क्या इम्पेयरमेंट की ज़रूरत है, इंडिकेशन है, तो ये आई 16 और आई 36 दोनों के हिसाब से हम देखते हैं। और अगर ज़रूरत है तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को फिर रिकवरेबल अमाउंट पे राइट डाउन किया जाता है, और फिर इम्पेयरमेंट लॉस को प्रॉफिट और लॉस में एज एन एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करते हैं। अब इस केस में क्या हमें रिकॉर्ड करना होगा? पहली बात तो ये कि पहले हम डेप्रिसिएशन रिकग्नाइज करेंगे। कितने की? 400,000 की वैल्यू गिवन है और 10 ईयर्स की यूज़फुल लाइफ पहले जो बताई हुई है उसको हम लेंगे। तो इस हिसाब से हमारी 40,000 की डेप्रिसिएशन रिकग्नाइज होगी। फिर हम इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करेंगे। अब इम्पेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? ईयर के स्टार्ट में वैल्यू 280,000 है जो क्वेश्चन में गिवन है,
और 40,000 की हमने ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद क्वेश्चन में बताया हुआ है कि सिर्फ 80,000 अब उसकी रिकवरेबल अमाउंट है, तो उसको ले लेते हैं। तो हमारे पास जो नेट अमाउंट है ऑफ दीज टू फिगर्स वो 160,000 है, ये इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करेंगे। और फ्यूचर के लिए हो सकता है कि यूज़फुल लाइफ का जो हमारा एस्टिमेट है वो भी रिव्यू हो, और अगर वो रिव्यू हो रहा होता तो उसकी बेस पर हमारा डेप्रिसिएशन का चार्ज भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑन 30th नवंबर अ कंपनी एंटर्ड इनटू अ लीगल एक्शन डिफेंडिंग अ क्लेम फॉर सप्लाइंग फॉल्टी मशीनरी। तो यानी किसी ने हम पर केस फाइल कर दिया कि हमने उन्हें जो मशीनरी सप्लाई की है वो फॉल्टी है और हम उस क्लेम को डिफेंड कर रहे हैं। द कंपनी सॉलिसिटर्स एडवाइज दैट देयर इज अ 20% प्रोबेबिलिटी दैट द क्लेम विल सक्सीड। तो चांसेस हैं लेकिन बहुत कम चांसेस हैं, प्रोबेबल नहीं है कि हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 20% चांसेस वुड बी जस्ट अ पॉसिबिलिटी कंसिडरेशन। द अमाउंट ऑफ द क्लेम इज ₹500,000। अब IS-37 के मुताबिक ये कंटिजेंट लाइबिलिटीज बनती है और कंटिजेंट लाइबिलिटी रिकग्नाइज नहीं होनी चाहिए। और क्वेश्चन जो मेन है हमारा वो ये कि क्या ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो चुका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जी IS-37 में कंटिजेंट लाइबिलिटी को रिकग्नाइज तो नहीं करना, तो हम कोई प्रोविजन तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे। द क्वेश्चन इन दिस केस इज वेदर देयर इज एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IS-37। तो मशीनरी जो है हम 30th नवंबर को केस हो चुका है, तो इसका मतलब है कि हमारी ऑलरेडी ऑब्लिगेटिंग इवेंट तो हो चुका है, लेकिन इसके लिए जस्ट 20% चांस पे प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं होगी। मोर देन 50% चांस होता तो हम उसको प्रोबेबल कंसीडर करते और फिर उसकी प्रोविजन रिकग्नाइज कर रहे होते। तो हमें कंटिजेंट लाइबिलिटी का डिस्क्लोजर देना होगा, और इस डिस्क्लोजर में हम क्या क्या शामिल करेंगे। हम नेचर ऑफ कंटिजेंसी को डिस्कस करेंगे, हम अनसर्टेनिटीज़ जो उस कंटिजेंसी से रिलेटेड यानी केस का डिसीजन क्या हो सकता है, डिफरेंट अनसर्टेनिटीज़ उनको डिस्कस करेंगे, और लाइकली इफेक्ट जो कि यहाँ पर फाइनेंशियल इफेक्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 500,000 का, लेस अगर कोई टैक्स रिलीफ भी हमें मिलेगा क्योंकि जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी बेस पर हमें ये भी चांस है कि कुछ टैक्स के अंदर सेविंग्स भी होंगी, तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये 3 डिस्क्लोजर्स भी हम मेंशन करेंगे अपने आंसर में। Next is part D. An item has been produced at a manufacturing cost of ₹1,800 against a customer's order at an agreed price of ₹2,300. तो 1,800 की कॉस्ट है, 2,300 की सेल प्राइस है, टिपिकली अ प्रॉफिटेबल ऑर्डर। द आइटम वॉज इन इन्वेंट्री एट द ईयर एंड अवेटिंग डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, यानी हमने कंप्लीट कर लिया था, सिर्फ कस्टमर की तरफ से डिलीवरी की इंस्ट्रक्शन आनी थी। इन जनवरी 16 the customer was declared bankrupt and the most reasonable course of action seems to be able to make a modification to the unit costing approximately ₹300, which is expected to make it marketable with other customer at a price of about ₹1,900। तो अब हमें जो हालात नज़र आते हैं वो ये हैं कि हम उस कस्टमर को तो वो तो बैंकरप्ट हो गया, उसको तो चीज़ डिलीवर करेंगे तो पैसे ही नहीं मिलेंगे, तो हमें उसे थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए जिस पे 300 की कॉस्ट लगेगी, और फिर हम किसी और को वो 1900 का सेल कर सकते हैं। अब क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं है, तो पहला इशू तो हमारा ये होगा, इट सीम्स टू बी एन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि जो बैंकरप्सी इशू है वो ओवरनाइट यूजुअली राइज नहीं होता, क्वेश्चन में ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये सिचुएशन ईयर एंड पर भी एग्जिस्ट करती थी। अब IS-2 को जब हम अप्लाई करते हैं तो इट रिक्वायर दैट इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, और इस केस में जो कॉस्ट है हमारे पास दैट इज़ 1800, और NRV जो है वो 1900 में से हम 300 माइनस कर देंगे तो दैट इज़ 1600। तो 1800 और 1600 में से लोअर जो है हम इसको 1600 पे मेजर करेंगे, और ऑलरेडी इन्वेंट्री अगर कॉस्ट पर आ रही है तो उसका राइट डाउन जो है वो 200 से रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, एट 31st दिसंबर अ कंपनी हैज़ अ टोटल पोटेंशियल लाइबिलिटी ऑफ ₹1,400,000 फॉर वारंटी वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। Past experience shows that 10% of these costs are likely to be incurred, कि 10% तो चांसेस हैं कि भी देने ही पड़ेंगे। 30% may be incurred, यानी पॉसिबल हैं, बट द रिमेनिंग 60% इज हाईली अनलाइकली। तो एक ही लाइबिलिटी के अंदर सर्टन अमाउंट्स हैं जिनके चांसेस हैं, और इन चांसेस को अगर हम यूज़ करें तो जो 10% लाइकली हैं, तो इसके लिए तो हमें प्रोविजन रिकॉर्ड कर देनी चाहिए। जो मे बी इनकर हो सकते हैं यानी पॉसिबिलिटी है, इसके लिए हमें कंटीजेंट लाइबिलिटी को कंसीडर करना चाहिए, और जो अनलाइकली हैं इट मीन्स कि वो रिमोट हैं, तो उनको हमें इग्नोर कर देना चाहिए। तो इसको हम अपने आंसर में रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। सो
सबसे पहले जो 10% अमाउंट है उसकी प्रोविजन क्रिएट करेंगे. द कंपनी शुड सेट अप अ प्रोविजन ऑफ ₹1,00,040 जो कि हमने 10% अमाउंट ली है, एंड शुड एक्रू फॉर द 10% प्रोबेबल लाइबिलिटी, क्योंकि ये लाइकली है. उसके बाद जो 30% है उसके लिए हमें कंटीजेंट लाइबिलिटी कंसीडर करनी चाहिए, और कंटीजेंट लाइबिलिटी में हम डिस्क्लोजर देंगे. डिस्क्लोजर के अंदर हम नेचर ऑफ कंटीजेंसी, जो अनसर्टेनिटी सराउंड करती हैं आउटकम को, वो, और उसके बाद लाइकली इफेक्ट जो कि हम अमाउंट का 30% कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमारा फाइनेंशियल इफेक्ट है, लेस अगर कोई टैक्स रिलीफ है तो वो भी. जो बाकी 60% है वो क्योंकि हाईली अनलाइकली है, तो ऑन दैट बेसिस इट इज़ अ रिमोट कंटीजेंट लाइबिलिटी, और इसको फिर हमें इग्नोर कर देना चाहिए. तो बैलेंस शुड बी इग्नोर्ड एज इट इज़ अ रिमोट कंटीजेंट लाइबिलिटी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.